बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज की टॉपिक हम लेकर के चलते हैं साइंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के टॉपिक मेरा रहेगा साइंस यानी विज्ञान, ठीक ना। देखो ये जो विज्ञान है ना, ये विज्ञान ये किस भाषा से ली गई है? लैटिन भाषा से ली गई है, ठीक ना। ये लैटिन भाषा किस शब्द से आई है? सिंटिया। सिंटिया शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? ज्ञान। ज्ञान को ही हम लोग कहते हैं विज्ञान, ठीक। अब देखो, जैसे कि आप लोगों से पूछा जाएगा व्हाट इज साइंस यानी विज्ञान है क्या, तो विज्ञान अंग्रेजी भाषा के इस भाषा के, ठीक है, विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है तथा साइंस शब्द, ये जो साइंस शब्द है, साइंस शब्द लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से बना है। इस सिंटिया शब्द का अर्थ हो जाता है ज्ञान। ज्ञान को ही हम लोग कहते हैं विज्ञान, ठीक। समझ गए? चलिए, ये साइंस जो है ना, अध्ययन की सुविधा के लिए जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, वो सभी अध्ययन की सुविधा के लिए इस साइंस को दो पार्ट्स में बांट दिए हैं। कितने पार्ट्स में बच्चों? दो पार्ट्सों में बांट दिए हैं। पहला पार्ट्स हो जाता है आपका नेचुरल साइंस, ठीक ना। दूसरा पार्ट हो जाता है आपका फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस का हिंदी हो जाता है प्राकृतिक विज्ञान। फिजिकल साइंस का अर्थ हो जाता है भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान का दूसरा नाम है मानवीय विज्ञान। अब देखो, इसमें दो बात कॉमन है, और दो बात क्या कॉमन है उसी बात पे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पहली बात कॉमन है, यानी ये दो पार्ट्स में बट गए हैं, आप लोग देख चुके हैं। पहली पार्ट्स हो जाती है सजीव, दूसरी पार्ट्स हो जाती है निर्जीव यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। देखो, यानी लिविंग थिंग्स जो भी पदार्थ होंगे, जो भी वस्तुएं होंगे, लिविंग थिंग्स जो भी वस्तुएं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर बनाएंगे। लिविंग थिंग्स को किसने बनाएंगे? सिर्फ ईश्वर। और नॉन लिविंग थिंग्स को मानव द्वारा बनाया जाता है, यानी मनुष्य। समझ गए? साइंस के मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स यानी नेचुरल साइंस, और फिजिकल साइंस यानी नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम सजीव और निर्जीव के बारे में बता चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस क्या लगाना है? ये जो पदार्थ इसमें आएंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ सजीव के लिए बनी है। किसके लिए बनी है बाबू? सजीव के लिए। और ये जो दुनिया बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ निर्जीव के लिए बनी है, ठीक है। अब देखो, ये सजीव में भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, यानी नेचुरल साइंस को भी कितने पार्ट्स में बांटते हैं? दो पार्ट्सों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा आपका बॉटनी साइंस, दूसरा हो जाएगा आपका जूलॉजी साइंस,
बॉटनी साइंस का हिंदी हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी साइंस का हिंदी हो जाएगा जंतु विज्ञान। ठीक ना। फिर देखिए ये फिजिकल साइंस को भी अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिक लोग ने दो भागों में बांट दिए हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। फिजिक्स साइंस यानी भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री साइंस यानी रसायन शास्त्र विज्ञान। समझ गए। चलिए कोई भी, जैसे कि हम हो गए, आप लोग हो गए, चाहे आपके माता पिता हो गए, यानी जितने भी वस्तुएं हैं उनका कुछ ना कोई निर्माता होते हैं। ठीक ना। मेरा भी कोई ना कोई निर्माता होंगे। ये नहीं है कि हम आसमान की छाती फाड़ करके आए हैं, ज़मीन के सीना चीर करके आए हैं, यानी मेरा भी कोई ना कोई जनक होगा। तो चलिए इसमें भी साइंस का कोई ना कोई जनक है। ठीक ना। देखो ये नेचुरल साइंस को हम लोग बायोलॉजी भी कह सकते हैं। बायोलॉजी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बायो का अर्थ हो जाता है शरीर और लॉजी का अर्थ हो जाता है अध्ययन। इस प्रकार बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हो जाता है शरीर का अध्ययन। यानी नेचुरल साइंस में सिर्फ और सिर्फ शरीर के बारे में, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे वो बड़ा जीव हो, यानी चींटी से लेकर के हाथी तक इसमें हम रिसर्च करेंगे। पेड़ पौधा हो, ठीक है ना, याद रखिएगा। फादर्स ऑफ बायोलॉजी हो जाते हैं, फादर्स ऑफ बायोलॉजी हो जाते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है। फादर्स ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है बच्चों? एरिस्टोटल, अरस्तु को। अरस्तु। देखिए ये अरस्तु कौन थे? अरस्तु कौन थे? अरस्तु ये सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर गुरु अरस्तु थे। ठीक ना। फादर्स ऑफ बॉटनी साइंस यानी पेड़ पौधे के पिता हम थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। यानी पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी साइंस के जनक फादर्स ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर्स ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। फादर्स ऑफ फिजिक्स सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। फादर्स ऑफ केमिस्ट्री लेवोइजियर को कहा जाता है। ठीक है। चलिए एक बार इसको यानी साइंस को रिवीजन करवा देते हैं। वर्ल्ड यानी दुनिया, ठीक है। ये जो वर्ल्ड है, पूरे दुनिया है, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस की दुनिया से ही चलती है। अगर आपके पास साइंस नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम को इम्प्रूव करके नहीं दिखाइएगा, प्रूव करके नहीं दिखाइएगा। ये साइंस है तो ही आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं। ज्ञान को ही हम लोग कहते हैं विज्ञान। कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? या अगर आप ये डिफिनेशन आपको याद नहीं है
तो आप दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं, यानी गांव की दुनिया में, गांव देहाती दुनिया में मनुष्य के अवलोकनों एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक ज्ञान को, यानी जो मनुष्य के पास वास्तव में ज्ञान है वही ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान। ठीक ना? या आप कह सकते हैं क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक ना? अब नेचुरल साइंस किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक विज्ञान किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन आप लोग लिखिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी सजीवों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक ना? या ईश्वर द्वारा बनाए गए विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक ना? उसके बाद दूसरा था फिजिकल साइंस, यानी भौतिकीय विज्ञान किसे कहते हैं? इसमें एक बात आप लोग याद रखिएगा, वो बात है इम्पोर्टेंट बात। ठीक है ना? देखिए फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान, ठीक है ना, इसमें भौतिकीय और मानव दोनों लिए हैं। ठीक है ना? भौतिकीय और मानव। अब देखिए इसका डिफिनेशन हो जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी घटने वाली घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे ना, तो उसी को हम लोग भौतिकीय विज्ञान यानी फिजिकल साइंस कहते हैं। ठीक है ना? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी घटने वाली घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। जैसे तारे का टिमटिमाना, लाइट का जलना, ठीक है ना, पंखे को चलना, ठीक है ना, रेलगाड़ी का चलना, बंदूक से गोली का निकलना, ठीक है ना, ये सभी फिजिक्स में एक घटना होती है। ठीक है ना? उसके बाद इसका अगर आप लोग चाहते हैं तो दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य द्वारा जो भी पदार्थ बनते हैं या बनाए जाते हैं उसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। यानी मनुष्य द्वारा बनाए गए विज्ञान को भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। बॉटनी साइंस किसे कहते हैं, यानी पादप विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है ना? व्हाट इज बॉटनी साइंस? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे का, यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं इस दुनिया में उसका, ठीक है ना, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे का विस्तार पूर्वक, पूरे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे उसे हम पादप विज्ञान कहते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है ना? और फादर्स ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है ना? अरस्तु जो कि सिकंदर के गुरु हैं। जी हाँ, अरस्तु एक ऐसे व्यक्ति थे, ठीक है, अरस्तु एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीव विज्ञान का खोज किया था, यानी बायोलॉजी का खोज किया था, और उनका शिष्य सिकंदर थे। ठीक है, सिकंदर वही सिकंदर जो विश्व विजेता बनने चले थे। ठीक है, विश्व विजेता बनने चले थे। ठीक है, जब ये पूरे आधी दुनिया को जीत चुके थे। ठीक है ना? आधी दुनिया को जीत चुके जब भारत आए ना सिकंदर, तो भारत आ करके ये पराजित हो गए थे, वो भी एक साधु के समक्ष, यानी साधु के सामने। ठीक है? भारत एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश, ये बता दिए थे। उसके बाद आप आ जाइए जूलॉजी साइंस। ठीक है? जूलॉजी साइंस यानी जंतु विज्ञान। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीव जंतुओं का, यानी छोटे जीव चाहे वो बड़े जीव हो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी जीव जंतुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे या किया जाता है उसे जूलॉजी साइंस यानी जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता एरिस्टोटल अरस्तु, यानी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक ना? आप लोगों को बता दिए अरस्तु जो कि सिकंदर के गुरु हैं। ठीक ना? चलिए फिर फिजिकल साइंस को भी दो पार्ट्स में बांट देते हैं। पहला पार्ट हो जाता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स यानी फिजिक्स किसे कहते हैं, यानी भौतिकीय विज्ञान किसे कहते हैं या भौतिकी किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी घटने वाली घटनाएं, जितने भी घटनाएं घटती हैं वे सभी घटनाएं का अध्ययन करेंगे हम लोग, उसी को हम लोग भौतिकीय विज्ञान कहेंगे। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी घटने वाली घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे उसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। भौतिकीय विज्ञान के पिता
सर आइजक न्यूटन जी थे, ठीक है। फादर्स ऑफ फिजिक्स सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब न्यूटन जी यानी 8 साल के थे, ठीक है ना, 8 साल के न्यूटन थे, तो वो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से उतना तो बात कर ही नहीं पाते थे, लेकिन उसे एक मंदबुद्धि बालक कह करके पुकारा जाता था, ठीक है। न्यूटन को एक मंदबुद्धि बालक कह करके पुकारा जाता था। जितने भी क्लास में छात्र छात्राएं हैं आप ही के जैसा, ठीक ना, आप लोग के जैसे, आप लोग तो अपने आप में खुद समझते होंगे कि यार हमें चाहिए, हम ही तो हैं, लेकिन याद रखिएगा आप लोग हैं, बट इससे भी बेहतरीन बन करके दिखाइए, तभी तो दुनिया आपको सलाम करेगी, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार न्यूटन के ज़िंदगी में भी ऐसा वक्त आया था जब न्यूटन को पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया, तो वो दुनिया को ही ठुकरा दिया, ठीक है ना। जब न्यूटन को पूरी दुनिया ने ठुकराया तो न्यूटन क्या किया बाबू, पूरी दुनिया को ही ठुकरा दिया। कैसे ठुकराया तो बताते हैं। न्यूटन के प्रिंसिपल यानी स्कूल वाले जो प्रिंसिपल थे ना, ठीक है ना, वो क्या किया था कि न्यूटन के बारे में एक पत्र लिख दिया था। क्या लिखा था बाबू, एक पत्र लिखा था। पत्र में क्या लिखा हुआ था देखिए मैम, उसके माँ के पास एक पत्र लिखा था। आप लोगों की माँ है ना, है ना, है ना, आपकी माँ है ना, तो न्यूटन का भी माँ थी, वो भी प्यारी प्यारी माँ थी। उसके पास एक पत्र लिखे न्यूटन के प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक। उस पत्र में क्या लिखा था देखिए मैम, हम आपके बेटों का है ना कि पढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि आपका जो बेटा है ना वो बिल्कुल मंदबुद्धि है, यानी उसे कुछ समझ में आता ही नहीं है। जैसे आपको अभी समझ में नहीं आ रही है ना, वैसे भी न्यूटन को भी समझ में नहीं आता था, ठीक ना। तो न्यूटन रोते रोते हुए गया, क्या हुआ, वो माँ को पत्र दे दिया, ठीक ना। तो उसकी माँ पूछी, अरे बेटा तुम रो क्यों रहा है, ठीक है। न्यूटन की माँ पूछी, अरे बेटा तुम रो क्यों रहा है, तुम मेरा लाडला है, तुम मेरा जान है, तुम रो क्यों रहा है। तो न्यूटन जो थे वो माँ को पत्र दे दिए, हमको प्रिंसिपल देखिए ना माँ, हमको प्रिंसिपल भगा दिए। तो न्यूटन की जो माँ थी ना, ये न्यूटन फादर्स ऑफ फिजिक्स वाले न्यूटन, ठीक ना, फादर्स ऑफ फिजिक्स वाले न्यूटन की माँ जो थी ना, उस पत्र को देखे तो अपने बेटे को खुश करने के लिए उस पत्र को उल्टा कर दिए। क्या उल्टा कर दिए जरा सुनिएगा ध्यान से, आप ही को बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। वो पत्र में माँ पढ़ती है, देखो बेटे, अरे बुड़बक, एक तो पत्र भी नहीं रखता है। देखो बेटे, तुम्हें पढ़ाने के लिए इस विद्यालय में कोई ऐसा टीचर है ही नहीं जो तुम्हें समझ सके और तुम्हें पढ़ा सके। तुम्हारे माइंड इतना खास है कि इस टीचर के लिए तुम उतना खास नहीं हो। ये सुनते ही न्यूटन के चेहरों पर क्या आ जाता है, मुस्कान आ जाता है, एक अलग झलक आ जाती है। तो न्यूटन फिर वहाँ से रुख मोड़ लेता, उनका जो माइंड था वो रुख मोड़ लेता है। रुख मोड़ करके वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसके नीचे? पैर के नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। पेड़ के नीचे बैठ जाता है, वो भी किसका पेड़ था, किसका पेड़ था, सेब, एप्पल्स, ठीक है ना, एप्पल्स का पेड़ था, ठीक है ना। वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। देखो यही लॉजिक है, ए बाबू यही लॉजिक है, ठीक है ना, इसी में लॉजिक छुपा हुआ है। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक कैसे बने, क्या सोच करके बने, यही आपको प्रूव करके दिखाने जा रहा हूँ, ठीक ना, समझ रहे हैं। तो ये क्या किए न्यूटन जी, सेब के नीचे बैठ गए थे, मानो कि यह सेब है, ठीक। कहाँ पे बैठ गए, एप्पल्स के पेड़ के नीचे बैठ गए। अब देखिए न्यूटन जी एप्पल्स के पेड़ के नीचे यानी सेब के नीचे बैठ गए। तो न्यूटन सेब के नीचे बैठे तो ऊपर से जो सेब गिरा, यानी
ऊपर से जो सेब गिरा वो न्यूटन के सीधा कहाँ पे गिरा बाबू, कहाँ पे गिरा, सीधा सर पे गिरा, ठीक ना, यहाँ पे गिरा, ठीक ना। अब न्यूटन को आ गया गुस्सा, ठीक ना, न्यूटन को गुस्सा आ गया तो उसने, न्यूटन ने ये सोच लिया, ठीक ना, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक ना, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया और ये नीचे क्यों आया, इस पर जिद ठान ली। देखो, जिद करो, पागल बनो, मेहनत करो, तभी तो ज़िंदगी हासिल कर पाओगे, मंजिल हासिल कर पाओगे। अगर तुम मेहनत नहीं किए, ठीक ना, तो तुम्हें कभी मंजिल नहीं मिल सकती है, ठीक है। न्यूटन के सर पे गिर गया तो न्यूटन एक जिद बना ली, अरे ये सेब मेरे सिर के ऊपर क्यों गिरा, ठीक है, ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। तो उसी लॉजिक का नाम है बाबू, याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या नाम है बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना। इसी लॉजिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। और इस पूरे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आज सभी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जितना भी वाहन, गाड़ी, हवाई जहाज, जितना जो भी चीज़ चलते हैं वो सब न्यूटन्स लॉ के नियम पर चलते हैं। अच्छा लगा, ठीक ना। यही है न्यूटन का पावर, पावर ऑफ माइंड, ठीक ना। तो न्यूटन सोचे, आप भी अपने दिमाग को बिल्कुल बड़ा कीजिए, ठीक ना। ये दुनिया में दो किस्म के व्यक्ति होते हैं। कितने किस्म के? दो किस्म के। इस पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे दुनिया में दो पत्थर होते हैं, ठीक ना। दो माइंड के व्यक्ति, दो पत्थर। कैसे? प्रूव करके दिखाते हैं। देखो, एक पत्थर ऐसा होता है जो कि देखने में बिल्कुल सुंदर लगता है, आप ही के जैसा, ठीक ना, एकदम फेयर एंड लवली मार के, ठीक ना, पूरे नहा करके लिप लप घस करके आ गए, हाँ सर जी, पूरे बैग टांग करके, पूरे सेंट उंट मार करके, ठीक है, बाल ऐसे करेगी एकदम चकाचक, ठीक ना, हाँ हाँ हाँ, कोई लड़की के देखेगी बस मुस्कुरा दी। ये तो आम बात है, ये तो आम तौर पर है। ठीक उसी प्रकार आपके जैसा एक पत्थर है, ठीक ना। और एक ऐसा पत्थर है जो बेचारा क्या करता है, आता है, बैठ जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से मतलब रहता है, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है? पढ़ने से मतलब रहता है। देखो, जिस पत्थर को हम लोग छेनी, हथौड़ा, पीट पीट करके, काट काट करके उसको हम मंदिर में लगाते हैं, उसका मूर्त बनता है, वही पत्थर को पूजा जाता है। याद रखिएगा बच्चों, जिस पत्थर को छेनी, हथौड़ा की चोट लगता है ना और साता है ना, वही पत्थर एक दिन मंदिर का मूर्त बनता है और वही पत्थर को इंसान पूजते हैं। और जो पत्थर पे छेनी, हथौड़ा नहीं पड़ता है, वो पत्थर पे लोग थूकते हैं। सही बात है ना? बिल्कुल सही है। तो आप लोग अपने लाइफ में याद रखिएगा, जितना आप दर्द सहते हैं, जितना आप दर्द झेलते हैं, जितना आप तकलीफ में रहते हैं, जितना आप लगनशील मेहनत करते हैं, ठीक ना, उतना ही आप आगे कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, ठीक ना। देखो बच्चों, अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी मेहनत करने की लगन है, जैसे आपके बहन की शादी होती है ना, उस पल आप सोचिए कि आप कितने मेहनत करते हैं, ठीक ना। इसमें भी यहाँ पढ़ाई की बात हो रही है, पढ़ाई की मेहनत की बात हो रही है, IAS IPS बनने की सपना के साथ, ठीक ना। ये कब पूरा होगा? जब आपको लगने लगे ना, जब आपको ये लगने लगे, पढ़ते पढ़ते रात छोटी लगने लगे, ठीक ना, पढ़ते पढ़ते रात छोटी लगने लगे, तो तुम समझ लेना कि मेरा जो मंजिल है ना वो बहुत ही करीब है, ठीक ना। सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, ठीक ना, सपने तो वो होते हैं जो नींद ही ना आने दे, ठीक ना। इसी के साथ आज का क्लास तुम्हारा साइंस परिचय समाप्त है और अगली क्लास में हम लोग आ रहे हैं फिर से क्लास 10 यानी साइंस की दुनिया, क्लास 10 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है ना। 2 चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स, ये फिजिक्स के साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में ला रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ। देखो बच्चों, अगर आपको मेरा क्लास यानी साइंस की क्लास आपको पसंद आई हो ना, दिल से पसंद आई हो ना, ये अपने दिल से पूछो, ठीक है ना। तो एक बार प्लीज़ मेरा लाइफ और आपका लाइफ बन जाए, और आपके लाइफ के साथ साथ दूसरों का भी लाइफ बन जाए, और दूसरे लाइफ के साथ साथ तीसरा का भी लाइफ बन जाए। इसीलिए आपसे उम्मीद है, विश्वास है, ठीक ना। आप एक लाइक और बेल आइकन घंटी को दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।